नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं शिवालिक ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के कुछ और बेहद ज़रूरी सवालों को लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित हुआ हूं, तो आप अंत तक ये वीडियो ज़रूर देखिए दोस्तों। चलिए आज के इस वीडियो में पहले सवाल की शुरुआत करते हैं और आज का पहला सवाल है, भारत और चीन की सीमा रेखा निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन ए रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन बी डूरंड रेखा, ऑप्शन सी मैकमोहन रेखा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी मैकमोहन रेखा। जो है ये भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। आपसे सवाल यदि पूछा जाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ रेखा। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा जो है दोस्तों, वो सीमा रेखा का नाम है डूरंड रेखा। आपसे सवाल किया जा सकता है कि जो हिडनबर्ग सीमा रेखा है, हिडनबर्ग सीमा रेखा कौन कौन से देशों के बीच में है? तो ध्यान रखिए, ये रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। जर्मनी और पोलैंड के बीच में है हिडनबर्ग रेखा। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि मैगिनॉट सीमा रेखा कौन कौन से देशों के बीच में है? और ये सीमा रेखा जो है दोस्तों, ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में सीमा रेखा है, उसका नाम है मैगिनॉट। आपसे यदि सवाल पूछा जाए कि 49वीं समांतर रेखा यानी कि 49th पैरेलल लाइन जो है, ये कौन कौन से देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो ये अमेरिका यानी कि यूएसए, अमेरिका और कनाडा के बीच में ये सीमा रेखा है दोस्तों। और यदि पूछा जाए सवाल कि 38वीं यानी कि 38th पैरेलल लाइन, 38वीं समांतर रेखा कौन कौन से देशों के बीच में है? तो ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच की सीमा रेखा है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं आज का। सरदार सरोवर बांध कहाँ है? ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी उड़ीसा में, ऑप्शन डी उत्तराखंड में। और इस सवाल का सही जवाब है दोस्तों, ये सरदार सरोवर बांध जो है ये गुजरात में है। और ये आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है? नर्मदा नदी पर ये बांध बनाया गया है। और उड़ीसा में दोस्तों एक बांध है, उसका नाम है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है ये भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध जो है उसका नाम है हीराकुंड बांध। और ये महानदी पर बनाया गया है। महानदी पर यह बांध बनाया गया है। ये आपसे सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। उत्तराखंड में जो बांध है दोस्तों, उस बांध का नाम है टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड मतलब यूके, उत्तराखंड में है टिहरी बांध। और ये भागीरथी नदी पर बनाया गया है। तो ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो टिहरी बांध है ये कौन सी नदी पर है? ये भागीरथी नदी पर है दोस्तों। और ये जो टिहरी बांध है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी रेतीली मिट्टी, ऑप्शन डी चिकनी मिट्टी। और इस सवाल का सही जवाब है दोस्तों, काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी है। और काली मिट्टी यदि आपसे सवाल पूछा है सबसे अधिक कौन से राज्य में है, तो महाराष्ट्र में काली मिट्टी सबसे अधिक है। हालांकि ये अलग बात है कि कपास की खेती जो है सबसे ज़्यादा गुजरात में की जाती है। गुजरात, महाराष्ट्र, इन राज्यों में काफ़ी ज़्यादा जो है कपास की खेती की जाती है। और ये जो काली मिट्टी है दोस्तों, इसका दूसरा नाम है रेगड़ मिट्टी। रेगड़ मिट्टी जो है काली मिट्टी का ही दूसरा नाम है। और ये लावा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। लावा वाले क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। और भारत में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है उस मिट्टी का नाम है जलोढ़ मिट्टी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सहारा मरुस्थल निम्न में से किस महाद्वीप में है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी अमेरिका। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल है। और सहारा मरुस्थल ये दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल वो है सहारा मरुस्थल। और ये सबसे गर्म मरुस्थल भी है दोस्तों। ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में एक और मरुस्थल है, उसका नाम है कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल तथा सहारा मरुस्थल ये अफ्रीका महाद्वीप में है। और कालाहारी मरुस्थल में एक जनजाति पाई जाती है, उस जनजाति का नाम है बुशमन। तो ये भी आपसे एग्जाम में सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि बुशमन जनजाति के लोग जो है वो कहाँ रहते हैं? तो ये अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थलों में वो रहते हैं। इसी तरह से दोस्तों यदि आपसे एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा जाए, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो गोबी है।
गोबी मरुस्थल ये मंगोलिया में है, और दक्षिणी अमेरिका में जो मरुस्थल है उस मरुस्थल का नाम है अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है, और ये दुनिया का सबसे सूखा मरुस्थल है। तो ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी व्योमेश चंद्र बनर्जी। और काफ़ी इजी सा सवाल है, और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन डी व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी के पहले अध्यक्ष थे। अब यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो हैं वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। महात्मा गांधी दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष एक बार रह चुके हैं केवल, और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता केवल और केवल एक बार की है, और वो उन्होंने 1924 में बेलगांव में जो सम्मेलन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, बेलगांव में जो सम्मेलन हुआ 1924 में, इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। एनी बेसेंट जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष यदि आपसे सवाल पूछा जाए तो वो एनी बेसेंट है, और ये 1917 में यानी कि 1917 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। लेकिन अब यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसका जो जवाब होगा वो होगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी दोस्तों। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष 1925 में बनी। तो इसका मतलब ये है कि एनी बेसेंट जो है ये भारत की नहीं है। तो एनी बेसेंट यदि आपसे सवाल पूछा है कि एनी बेसेंट कौन से देश की रहने वाली है, तो एनी बेसेंट जो है ये आयरलैंड की रहने वाली है। ये सवाल भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अब एग्ज़ाम में कई बार सवाल पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का केवल एकमात्र जो अधिवेशन गांव में हुआ वो कौन सा अधिवेशन था, तो वो अधिवेशन था दोस्तों हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन जो है ये 1938 में हुआ, 1938 में, और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता की दोस्तों वो की नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार निम्न में से किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए खिलाड़ियों को, ऑप्शन बी कोच को, ऑप्शन सी अभिनेताओं को, ऑप्शन डी पत्रकारों को। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को दिया जाता है। दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है, ये जो नाम द्रोणाचार्य लिया है, ये महाभारत के जो कैरेक्टर हैं द्रोणाचार्य, कौरवों और पांडवों के जो गुरु थे, तो उन्हीं के नाम से ये इस पुरस्कार का नाम रखा गया। और ये पुरस्कार गुरुओं को ही दिया जाता है, कोच को ही ये पुरस्कार, खेलों के में जो कोच होते हैं उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। और इस पुरस्कार की शुरुआत 1985 में की गई। 1985 में सबसे पहले ये पुरस्कार दिया गया, द्रोणाचार्य पुरस्कार। अब खिलाड़ियों को कुछ और भी पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे अर्जुन पुरस्कार, ये खेलों में दिया जाता है। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि अर्जुन पुरस्कार सबसे पहले कब दिया गया, तो अर्जुन पुरस्कार सबसे पहले 1961 में दिया गया, 1961 में। और पुरस्कार जो खेलों में दिए जाते हैं दोस्तों, जैसे खेलों में पुरस्कार दिया जाता है ध्यानचंद पुरस्कार। आपसे सवाल यदि पूछा जाए कि ध्यानचंद पुरस्कार जो है ये भी खेलों में दिया जाता है, और ध्यानचंद पुरस्कार इसकी जो शुरुआत की ये 2002 में की गई, 2002 में। ये खेलों में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन स्पोर्ट्स। और ये हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम से ही इसका नाम रखा गया है। और खेलों में जो सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है भारत में दोस्तों वो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न, यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि इसकी शुरुआत कब की गई, इसकी शुरुआत 1991 में की गई, और ये खेलों में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। 1991-1992 के वर्ष में सबसे पहले ये पुरस्कार जो दिया गया, ये पुरस्कार दिया गया दोस्तों विश्वनाथन आनंद को। विश्वनाथन आनंद को ये सबसे पहले पुरस्कार दिया गया 1991-1992 के वर्ष में। और ये चेस खेलते हैं, चेस यानी कि शतरंज के खिलाड़ी हैं विश्वनाथन आनंद। उसके बाद ये पुरस्कार हर वर्ष खिलाड़ी को दिया जाता है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है दोस्तों कि वर्ष 2019 में ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किन खिलाड़ियों को दिया गया, तो ये 2 खिलाड़ियों को वर्ष 2019 में दिया गया, और उनके जो नाम है वो है दीपा मलिक, और जो दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया वो है बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया जो है, ये बजरंग पुनिया ये जो खिलाड़ी है दोस्तों, ये कुश्ती
खेलते हैं, यानी कि रेसलिंग से रिलेटेड है। और ये दोनों खिलाड़ी जो हैं ये हरियाणा के रहने वाले हैं। दोनों खिलाड़ी दीपा मलिक और बजरंग पुनिया ये हरियाणा के रहने वाले हैं। दीपा मलिक दोस्तों ये एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी है जो कि पैरालंपिक जो गेम्स होते हैं उनमें सिल्वर मेडल लेके आई है। पैरालंपिक गेम्स में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी महिला जो कि कोई मेडल लेके आई है वो है दीपा मलिक। दोस्तों यदि आपको सवाल किया जाए कि वर्ष 2020 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस खिलाड़ी को नामांकित किया गया है, तो आपका जो जवाब होगा वो होगा रोहित शर्मा। ये क्रिकेटर हैं, तो रोहित शर्मा को 2020 के लिए 2020 का जो खेल रत्न राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा वो क्रिकेटर रोहित शर्मा को दिया जाएगा। और ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले चौथे क्रिकेटर होंगे। इससे पहले ये विराट कोहली, MS धोनी और सचिन तेंदुलकर को ये पुरस्कार मिल चुका है। अभिनेताओं को फिल्मों के क्षेत्र में जो एक अवार्ड दिया जाता है, जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है, दादा साहब फाल्के अवार्ड। दादा साहिब फाल्के पुरस्कार जो है ये दादा साहिब फाल्के, तो ये फिल्मों में दिया जाता है। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन फिल्म्स जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। तो पत्रकारों को भी एक अवार्ड है दोस्तों, इंटरनेशनल अवार्ड है, उसका नाम है पुलित्ज़र। तो ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पुलित्ज़र पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। महाभारत के लेखक कौन है? ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी वेद व्यास। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है वेद व्यास जो है ये महाभारत के लेखक हैं। महाभारत को दोस्तों इसका जो दूसरा नाम है वो है जय संहिता। जय संहिता महाभारत या फिर भारत जो है इस महाकाव्य का नाम है और ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो ये सवाल भी आपसे एग्जाम में किया जा सकता है। महाभारत को हम पंचम वेद भी कहते हैं। पंचम वेद किसे कहते हैं? महाभारत को ही पंचम वेद कहते हैं। और यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि वेद व्यास ने जो महाभारत लिखी, ये जो महाभारत की आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है दोस्तों कि महाभारत का जो युद्ध है वो कितने दिन तक चला, तो ये 18 दिन तक जो है ये युद्ध चला है। ये सवाल भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तुलसीदास की जो रचना है दोस्तों वो है रामचरितमानस। रामचरितमानस जो है ये तुलसीदास की रचना है, यानी कि तुलसीदास की जो रामायण है उसका नाम है रामचरितमानस। और वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी है, यदि आपसे सवाल पूछा जाता है कि रामायण के रचयिता कौन है, तो रामायण के रचयिता दोस्तों वाल्मीकि है। और कालिदास ने जो रचनाएं लिखी हैं, कालिदास की प्रसिद्ध रचनाओं में दोस्तों जैसे सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि मेघदूत जो है ये किसकी रचना है या किसने मेघदूत लिखी है, या फिर अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम जो है ये दोनों कालिदास की रचनाएं हैं, अभिज्ञान शकुंतलम। तो आपको एग्जाम में ये सवाल भी पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी वाशिंगटन DC, ऑप्शन डी शंघाई। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी वाशिंगटन DC में विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। वाशिंगटन DC में वर्ल्ड बैंक और IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय दोस्तों वाशिंगटन DC में ही है। जिनेवा में कुछ मुख्यालय हैं कुछ संगठनों के, जैसे आपसे सवाल पूछ लिया कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, या फिर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, या फिर रेड क्रॉस, आपको पूछा जाए कि इनका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इन तीनों का जो मुख्यालय है दोस्तों वो जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। न्यूयॉर्क में UNO का मुख्यालय है। UNO यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। इस सवाल को पिछले एक वीडियो में काफ़ी डिटेल से मैंने डिस्कस किया है। और यदि आपको सवाल पूछा जाए दोस्तों कि ब्रिक्स देशों का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ब्रिक्स देशों का मुख्यालय शंघाई में है। शंघाई यानी कि चाइना में। अब आपसे सवाल किया जा सकता है कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं, तो ब्रिक्स में दोस्तों ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। ये देश जो है ब्रिक्स में है। ये सवाल भी आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए अगला सवाल डिस्कस करते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शन ए 1919 में, ऑप्शन बी 1920 में, ऑप्शन सी 1917 में, ऑप्शन डी
20 में। ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1917, ऑप्शन बी 1920। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, जलियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों ये 13 अप्रैल 1919 को ये घटना घटी है। बैसाखी के दिन ये घटना घटी है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो निहत्थे लोगों पर, निहत्थे भारतीयों पर जो गोली चलाने का आदेश दिया था वो दिया था जनरल डायर ने। अब आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि जनरल डायर पर जो इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड इनके नेतृत्व में जो किया गया, इस पर कौन सा आयोग जो है, किस कमीशन का गठन इनके लिए, इनके ऊपर जो इंक्वायरी होती है उस कौन सा कमीशन था जिन्होंने इंक्वायरी की? तो वो आयोग है दोस्तों हंटर आयोग। हंटर आयोग जो है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड पर इंक्वायरी करने के लिए बिठाया गया था। ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है। और जनरल डायर को 1940 में सरदार उधम सिंह इन्होंने जनरल डायर की हत्या 1940 में की थी। 1918 में दोस्तों सवाल यहाँ से पूछे जाते, कुछ घटना है, कुछ इवेंट है। जैसे आपसे सवाल पूछ लिया खेड़ा सत्याग्रह, ये कब हुआ खेड़ा सत्याग्रह, या फिर आपको सवाल पूछ लिया कि अहमदाबाद कारखाना सत्याग्रह यानी कि अहमदाबाद मिल सत्याग्रह जो है ये कब हुआ, तो ये 1918 में हुआ। और आपसे सवाल यदि पूछा जाए कि महात्मा गांधी का भारत में किया गया पहला सत्याग्रह कौन सा है, तो 1917 में महात्मा गांधी ने भारत में पहला जो सत्याग्रह किया उसका नाम था चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का भारत में किया गया पहला सत्याग्रह। अब यदि सवाल पूछा जाए कि ये जो 2-3 इवेंट मैंने आपको बताए, जैसे चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, आपको सवाल पूछा जाए कि महात्मा गांधी ने निम्न में से कौन से सत्याग्रह में आमरण अनशन पर वो बैठे थे, भूख हड़ताल पे बैठे थे, वो बैठे थे दोस्तों अहमदाबाद मिल सत्याग्रह पे। ये सवाल भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ। 1919 में कुछ और भी घटनाएं घटी, जैसे आपको सवाल पूछा जा सकता है रॉलेट एक्ट जो है, रॉलेट एक्ट ये कब आया, तो अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट जिसे कि भारतीयों ने काला कानून भी कहा, ये 1919 में लाया गया। चलिए दोस्तों आज के अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और आज का अगला सवाल है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, 30 वर्ष जो है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ये न्यूनतम आयु पूछा है दोस्तों, अधिकतम आयु नहीं पूछा है। अधिकतम आयु चाहे लोकसभा का सदस्य बनना हो, राज्यसभा का सदस्य बनना हो या फिर विधानसभा का सदस्य बनना हो, तो अधिकतम आयु का वहाँ पर हमारे संविधान में कोई जिक्र नहीं किया गया है। अब यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए या फिर विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो लोकसभा और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए दोस्तों 25 वर्ष, लेकिन राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। अब यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि राष्ट्रपति बनने के लिए या फिर उपराष्ट्रपति बनने के लिए या राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु वो हमारे संविधान में 35 वर्ष रखी गई है। तो ये सवाल भी आपको एग्ज़ाम में पूछे जाता है, कई बार ये एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों यदि आपसे सवाल किया जाए कि जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, यदि इस तरह से आपको सवाल पूछा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 65 वर्ष है। इसी तरह हाई कोर्ट यानी कि जो उच्च न्यायालय होते हैं, उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जो सेवानिवृत्ति की जो आयु है यानी कि जो उनका कार्यकाल है वो 62 वर्ष तक का होता है। तो ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, आप इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें दोस्तों। यदि अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं दोस्तों। ये वीडियो आपका पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे मुलाकात होती रहेगी दोस्तों अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।